हेलो, वेलकम टू स्कैफोल्ड केमिस्ट्री। मैं हूं अरुणिमा एंड आई मेक केमिस्ट्री लेक्चर वीडियोस। तो आज है थर्मोडायनामिक का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक स्टेट, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट एंड प्रॉपर्टीज से। तो पहले थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड प्रॉपर्टी समझने के लिए पहले एक रियल एग्जांपल लेते हैं। क्या है रियल एग्जांपल? जैसे सोच लो, मैं हूँ सिस्टम, ठीक है, मतलब मैं हूँ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी क्या मैं कर रही हूँ? अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये क्या है? ये मेरा है करंट स्टेट। अब थोड़ी देर बाद मुझे फिर से भूख लग जाएगी तो मैं खाने बैठ जाऊँगी, तो वो क्या है? वो मेरा स्टेट 2। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा स्टेट चेंज हो गया। मैं वीडियो बना रही थी, उससे क्या हो गया? मैं खाने चली गई। तो ये क्या है? ये है स्टेट। तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट है, इट इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम पे एक सिस्टम का क्या स्टेट है या क्या कंडीशन है, उसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक स्टेट। उसे कहते हैं स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट क्या है वो बाद में देखते हैं। सो व्हाट इज स्टेट? सोच लो, ये है एक बीकर। बीकर में क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ये है स्टेट 1। अब एनर्जी चेंज हुआ। एनर्जी चेंज होने के बाद ये कहाँ चला गया? स्टेट 2, ठीक है। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया। तो क्या है स्टेट 1? क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम में ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम किस कंडीशन में था या किस कंडीशन में है, ये है क्या? स्टेट 1। फिर जो कंडीशन है, कंडीशन चेंज हो गया, तो ये किस में चला गया? स्टेट 2, ठीक है। अब देखो, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा है स्टेट 1। मैं खाने चली गई, ये मेरा है स्टेट 2। कैसे पता चल रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कैमरा है, बोर्ड है, मैं लिख रही हूँ, इससे पता चल रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। खाऊंगी तो कैसे पता चल जाएगा? पता चल जाएगा क्योंकि मेरी प्रॉपर्टीज़ क्या है? मेरी प्रॉपर्टीज़ बताएंगी कि मैं खा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ एक स्टेट को डिफाइन करे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। सो एक थर्मोडायनामिक स्टेट को जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करे, उसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। जैसे इस स्टेट को क्या डिफाइन करेगा? कैसे पता चलेगा कि ये स्टेट 1 में है? तो सोच लो, अगर ये इस स्टेट में है तो इसका एक प्रेशर होगा, एक वॉल्यूम होगा, राइट, एक टेम्परेचर होगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है? ये इस स्टेट को बता रहे हैं। सोच लो कि इस स्टेट में जब है तो उसका प्रेशर क्या है? P1, V1, T1। अब जब 2 में चला गया तो क्या हो गया? प्रेशर चेंज होके P2, V2, T2। तो जो प्रॉपर्टीज एक स्टेट को डिफाइन करे, एक स्टेट को स्पेसिफाई करे, वो क्या है? वो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अब थर्मोडायनामिक स्टेट क्या है? थर्मोडायनामिक स्टेट है एक पर्टिकुलर कंडीशन में या एक पर्टिकुलर टाइम में अगर ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और क्या है? और एक है अमाउंट ऑफ मैटर। बहुत सारे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम सबको डिफाइन नहीं करते या सबको स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर इन चारों को या इन तीनों को स्पेसिफाई कर दिया तो बाकी सब खुद ब खुद स्पेसिफाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या बोल रही थी? तो बोल रही थी कि अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर एक स्टेट का एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर अगर फिक्स्ड है तो क्या है? तो वो है थर्मोडायनामिक स्टेट। सो व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट? Thermodynamic state is the condition of a thermodynamic system at a particular time in which all the thermodynamic properties like pressure, volume, temperature remains fixed, ठीक है। अब देख लो, ये क्या है? R. What is R? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब बताओ R क्या है?
आर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है क्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी? स्टेट चेंज होगा तो आर भी क्या चेंज होगा? नहीं, इट इज कांस्टेंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, स्टेट प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अगर स्टेट 1 से 2 में गया तो इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं। तो जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करे उसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। समझ में आया कि थर्मोडायनामिक स्टेट क्या है, थर्मोडायनामिक स्टेट और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी समझ में आ गया? चलो, तो अभी इसको क्लियर कर देते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब बाद में टर्म आएगा तो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन इन सब टर्म को अभी स्पेसिफाई करना, इन चारों को स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है, लेकिन उन सबको बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें स्पेसिफाई करना एक स्टेट को बोलने के लिए, एक स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए उन प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना ज़रूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारे प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं इन चारों पे डिपेंड करते हैं। तो अगर इन चारों को एक बार मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो वो खुद ब खुद स्पेसिफाई हो जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। समझ में आ गया? चलो, अब क्या देखते हैं, अब चले आते हैं कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन। अभी ना बहुतों को एक कंफ्यूजन रहता है, लाइक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन को लेके। कि पहले जब मैं 11 में थी तो मुझे क्या लगता था कि ये थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के अंदर स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन आता है, पर ऐसा है नहीं। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है ना, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मतलब जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे, एक सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करे। स्टेट चेंज हो रहा है तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है। वही क्या है? वही है स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल क्या है? जो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड करे उसे क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। जैसे देखते हैं, सोचो ये है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर P, okay, और ये है टेम्परेचर, T से डिनोट करें। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। गैस मॉलिक्यूल्स है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो सोच लो जब ये स्टेट था A, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा? P1। स्टेट आया B, प्रेशर क्या हो गया? P2, घट गया। अब A से B ऐसे आओ, ठीक है, ऐसे आओगे तो क्या होगा? प्रेशर P1 से P2। ऐसे आओगे क्या होगा? फिर भी ये तो P2 ही रहेगा, चेंज होके P3 तो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट तो फिक्स्ड है B, यहीं पे आ रहे हो। तो क्या है, ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम कैसे इस पाथ तक पहुंच रहे हैं। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि स्टेट क्या है। ठीक है, इस पाथ पर कैसे आ रहे हो, ऐसे भी आ जाओ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रेशर P2 ही रहेगा। जैसे वॉल्यूम को देख लो, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ आओगे तो सोच लो यहाँ पे है वॉल्यूम V1, यहाँ पे है V2। अब इसको ऐसे आओ फिर भी ये V2 ही रहेगा, ऐसे आओ फिर भी ये V2 ही रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर के लिए भी सही है। अब सोचो अगर तुम्हें वाटर बॉयल करना है, ठीक है, तो वाटर बॉयल करोगे, कब बॉयल होगा? वाटर बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस में। अब तुम उसे धूप में रख के बॉयल करो या ऐसे ही बर्नर पे बॉईल करो, 100 में ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि धूप में करोगे तो 300 में होगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन पाथ। समझ में आया? चलो,
तो क्या क्या है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ या स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करें, उस स्टेट पर हम कैसे पहुंच रहे हैं उस पर डिपेंड ना करें, तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो क्या क्या है वो जो मैंने पहले बोला था वही है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ मैटर को डिनोट करते हैं इन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ मैटर। ओके, अब बाकी बहुत कुछ है जैसे कि इंटरनल एनर्जी, जैसे कहते हैं यू, इंटरनल एनर्जी। क्या है इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी है कि एक सिस्टम के अंदर खुद की जो एनर्जी है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। जैसे एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, कोई मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी, कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, रोटेशनल एनर्जी, कोई मॉलिक्यूल ट्रांजिशन हो रहा है तो इसकी वजह से ट्रांजिशनल एनर्जी। तो इन सब एनर्जी का सम टोटल क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो एक बॉडी के अंदर या एक सिस्टम के अंदर जो भी टोटल एनर्जी है उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब सोचो कि स्टेट 1 में हो, ठीक है, स्टेट 1 U1 एनर्जी, स्टेट 2 में आ गए U2, यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ, जहाँ से भी जहाँ आओ इनका डिफरेंस क्या रहेगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1। ठीक है, अब यहाँ से आओ या यहाँ से आओ, जहाँ से भी आ जाओ, ये U2 माइनस U1 ही रहेगा, U3 माइनस U1 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया? इससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, बहुत कुछ है जो हम धीरे धीरे जब जब उन टॉपिक्स पे जाएंगे तब हम उन टॉपिक्स को डिफाइन कर देंगे कि वो कैसे एक स्टेट फंक्शन है। समझ में आया? तो जो एक स्टेट को सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट पे डिपेंड करे जो प्रॉपर्टीज, उन्हें क्या कहते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी या स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस। वेरिएबल्स क्यों? स्टेट वैरी हो रहा है तो वो भी वैरी हो रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो हाथ से ही पूछ लूंगी। अच्छा, अब क्या है, ये समझ में आ गया। अब चले जाते हैं पाथ फंक्शंस। नाम से क्या पता चल रहा है? इसका मतलब जो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड करे, ठीक है, तो वो क्या है, पाथ फंक्शन। जैसे सोचो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट B है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, W1। एक सिस्टम है, A से B पे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या होगा, वर्क कितना लगेगा, W1। ऐसे करके ऐसे जाओगे तो क्या होगा, वर्क ज़्यादा लगेगा, W2। इसका मतलब क्या हुआ, पाथ पे डिपेंड कर रहा है वर्क। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन है W या वर्क। फंक्शन क्या है, W या वर्क। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखना, ज़्यादातर एक्सेप्शंस भी है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो पाथ फंक्शंस हैं उन्हें ना हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और जो स्टेट फंक्शंस हैं उन्हें ना हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, चलो, तो एक हो गया W। अब और क्या है, और है हीट। अब सोचोगे इस बात से इस बात में जाएगा तो हीट कितना लेगा, Q1। ठीक है, सॉरी Q1। अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो हीट चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q2। देखो हीट है क्या, हीट है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, जो एनर्जी सिस्टम ले रहा है या एनर्जी को दे रहा है, ये है क्या, हीट। समझ में आया? अब इस बात से जाएगा तो सिस्टम के साथ सराउंडिंग्स अलग तरीके से इंटरेक्ट करेगा। अब इस बात से जाएगा तो अलग तरीके से इंटरेक्ट करेगा, तो अलग तरीके से इंटरेक्ट भी करेगा तो क्या होगा, हीट भी अलग ही तरीके से लेगा। तो दैट मीन्स वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। सही है, चलो समझ में आया। और एक चीज़
कि ये क्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ है? नहीं है। क्यों? देखो, एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? स्टेट का प्रॉपर्टी, जो स्टेट में हो। अब देखो, ये जो A है, ये B है, ठीक है। A जब स्टेट है, इसमें कोई ऐसा है, इसका एक प्रेशर है, इसका वॉल्यूम है, इसका टेम्परेचर है, इसका वर्क है खुद का जब ये स्टेट में है? नहीं। वर्क कब आता है? A से B जाने के लिए वर्क या हीट देना पड़ता है, ठीक है, या सिस्टम क्या करता है? छोड़ता है। तो हीट कहाँ पे आ रहा है? हीट या वर्क कहाँ पे आ रहा है? A से B जाने के बीच में जो पाथ है वहाँ पे आ रहा है W, वर्क या हीट। इसका मतलब वर्क या हीट के वजह से क्या हो रहा है? A से B चेंज हो रहा है। लेकिन A जो स्टेट है, B जो स्टेट है, इसमें वर्क और हीट नहीं रहता है। इसका मतलब एक स्टेट में क्या है? खुद का एक स्टेट, एक सिस्टम जो है, इस सिस्टम में सोच लो कि स्टेट A, तो उसका एक क्या है? पर्टिकुलर वॉल्यूम है, प्रेशर है, पर्टिकुलर वर्क है? नहीं है। तो एक सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम के एक स्टेट का जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो है स्टेट प्रॉपर्टी। तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वर्क तो है नहीं, हीट भी नहीं है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या है? ये है पाथ फंक्शन। समझ में आया? तो एक स्टेट प्रॉपर्टी ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टेट का मतलब एक स्टेट को, स्टेट A के लिए W1, स्टेट B के लिए W2 ऐसा नहीं है। स्टेट A से B में जाने तक के लिए कितना वर्क है वो है W1। समझ में आया? A में जाने के बाद भी W वर्क नहीं है और जाने से पहले भी वर्क का कोई टर्म नहीं है। वर्क कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ रास्ते के बीच में है। समझ में आया? वो स्टेट में नहीं है, उस स्टेट में हम उस वर्क को नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आ गया? चलो अब क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी का ये तो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एक स्टेट का प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज को भी हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टीज को भी हम क्या कर सकते हैं? टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या है? एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब है क्या ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? देखो, एक्सटेंसिव मतलब क्या? जो प्रॉपर्टीज सिर्फ क्या करे, जो मेरा सिस्टम है, सिस्टम के मास पे या सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करे, वो क्या है? एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव क्या है? इंटेंसिव है जो सिस्टम के मास या अमाउंट पे डिपेंड ना करे, वो है इंटेंसिव। चलो एलैबोरेटली लिखते हैं। चलो, इधर एक्सटेंसिव, इधर इंटेंसिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द साइज और अमाउंट ऑफ द मैटर आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स on the size or amount of the matter, वो क्या है? वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे देखते हैं, सोच लो वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने एक सैंपल लिया है, अगर उस सैंपल का, मैंने सैंपल लिया है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा? 1 ग्राम का वॉल्यूम सोच लेते हैं V। तो अगर 5 ग्राम लेंगे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम? 5V। सो क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम या अमाउंट ऑफ द सिस्टम। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड्स
does not depends on the size or amount of the matter. ठीक है, एग्जाम्पल, प्रेशर। कैसे प्रेशर कैसे हो गया? देखो, सोच लो, इस बीकर में है, अच्छा बीकर नहीं, रियल लाइफ ले लो, ठीक है। तुम जिस रूम में हो उसमें जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उस एयर का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर हुआ तो बाहर के रूम में 2 एटमॉस्फेयर हो सकता है। सोच लो, एक छोटा सा रूम है और एक बड़ा सा रूम है, तो ऐसा होगा कि छोटे से रूम में 1 एटमॉस्फेयर होगा और बड़े से रूम में 2 एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि बड़े से रूम में ज़्यादा एयर रहेगा, तो ज़्यादा एयर रहेगा तो क्या, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रेशर तो एक ही रहता है। इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर अमाउंट या साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चलो थोड़ा और ठीक से देखते हैं, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ऑक्सीजन 5 ग्राम ले लो या 1 ग्राम ले लो, ठीक है, 5 ग्राम ले लो या 1 ग्राम ले लो, पर यूनिट एरिया में जो फोर्स ऑक्सीजन देगा 5 ग्राम में भी सेम रहेगा, 1 ग्राम में भी सेम रहेगा, क्योंकि क्या है, पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ऑक्सीजन इतना सारा ले लो या थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लो, पर यूनिट एरिया में तो सेम फोर्स ही लगेगा। समझ में आया? देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, अब इतना सा जगह है, ठीक है, तो अब अगर ऐसे सोच लो, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, अब पर यूनिट एरिया में ऑक्सीजन 5 ग्राम, पर यूनिट एरिया में 5 ग्राम जितना फोर्स क्रिएट करेगा, 10 ग्राम भी पर यूनिट एरिया में वही तो फोर्स क्रिएट करेगा। समझ में आया? इसका मतलब तुम जितना भी मास ले लो, जितना भी अमाउंट ले लो, प्रेशर सेम ही रहेगा। समझ में आया? तो प्रेशर क्या है? प्रेशर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक तरीके से देख सकते हैं, क्या है, एक छोटा सा ट्रिक कि एक्सटेंसिव, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनका रेशियो करोगे तो क्या आ जाएगा? इंटेंसिव सही है। अच्छा देखो, फिर प्रेशर का ही देख लो, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। अब 5 ग्राम लोगे और 10 ग्राम लोगे, अब फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं, सिर्फ फोर्स देखो, फोर्स क्या है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? अच्छा, मैं एक हूँ, ठीक है, अगर मैं अकेले एक दरवाजे को धक्का दूं और आके 10 लोग धक्का दें, तो किस में ज़्यादा होगा? जिसमें 10 लोग धक्का देंगे उसी में तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो फोर्स क्या है? फोर्स है एक्सटेंसिव। एरिया क्या है? एरिया भी एक्सटेंसिव है, मास पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा मास ज़्यादा एरिया। समझ में आया? तो ये क्या है? एक्सटेंसिव। दोनों का रेशियो। प्रेशर क्या है? प्रेशर है इंटेंसिव। आ गया समझ में? चलो तब थोड़ा और देखते हैं। जैसे सोच लो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कैसे? देखो, अगर सोच लो कि अगर इतना सा एरिया है, अगर इस पूरे का वॉल्यूम है क्या V, तो इतने का वॉल्यूम अगर इसी में से, इसी मैटर में से मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इससे छोटा ही होगा। समझ में आया? अब इसमें ले लिया मैंने सेम, ठीक है, इसमें जो प्रेशर होगा, इतना सा अगर सैंपल मैंने ले लिया, ये भी प्रेशर सेम ही होगा,
ठीक है। अब और प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बोलो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? बोलो टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? अब देखो इतने का टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस होगा, तो अगर मैं इस पूरे कंपाउंड में से इतना सा कंपाउंड निकाल के लाऊंगी तो इसका क्या 10 डिग्री सेल्सियस होगा या 100 डिग्री सेल्सियस होगा? इसका भी 35 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज और अमाउंट ऑफ द मैटर। समझ में आया? तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, टेम्परेचर भी हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझ में आया इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? चलो थोड़ा और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। सोचो सोचो, जो भी प्रॉपर्टीज दिमाग में आ रहा है चलो सोचो। मास, मास क्या है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? मास है अमाउंट ऑफ मैटर, 5 ग्राम 1 ग्राम। ये 5 ग्राम और 1 ग्राम से मुझे प्यार हो गया है। 5 ग्राम और 1 ग्राम, ठीक है। तो क्या होगा, मास ज़्यादा है, 5 ग्राम में ज़्यादा मास, 1 ग्राम में कम मास, तो क्या है, एक्सटेंसिव। ठीक है। लेंथ, मैटर ज़्यादा लेंथ ज़्यादा, मैटर कम लेंथ कम। समझ में आया? तो लेंथ क्या है, एक्सटेंसिव। डेंसिटी बताओ, इसमें जाके लुढ़क जाते हैं सब डेंसिटी में। अरे कुछ है ही नहीं, है क्या ये डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। अब ट्रिक लगाओ आ जाएगा। मास क्या है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। दोनों का रेशियो क्या आएगा, क्या आएगा, इंटेंसिव। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। मतलब ये मैटर पे, मैटर का साइज या मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो थोड़ा कंसेप्चुअली समझ लेते हैं कैसे। देखो डेंसिटी है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मैंने बोल दिया। अब मास 5 ग्राम ले लो, 1 ग्राम ले लो, फिर से 5 ग्राम 1 ग्राम, मास 5 ग्राम ले लो या 1 ग्राम ले लो, पर यूनिट वॉल्यूम में तो मास वही रहना है। समझ में आया? तो क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में 5 ग्राम लोगे फिर भी पर यूनिट वॉल्यूम में x ग्राम, 10 ग्राम लोगे फिर भी पर यूनिट वॉल्यूम में x ग्राम। तो क्या होगा, मास जितना भी ले लो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब बोलो एनर्जी, एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव? वही मेरे अकेले, अगर मैं अकेले एक दरवाजे को धक्का दूंगी और 5 लोग आके और धक्का देगा तो क्या होगा, मैं अकेले दूंगी तो ज़्यादा एनर्जी होगा या 5 लोग आके और धक्का देंगे तो ज़्यादा होगा? 5 लोग आके और देंगे तो ज़्यादा होगा। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी है एक्सटेंसिव। ठीक है। अब देखो इंटरनल एनर्जी, ये भी तो एनर्जी है, तो क्या होगा, एक्सटेंसिव। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, एक सिस्टम के अंदर उसका खुद का टोटल जो एनर्जी है वो क्या है, वो है इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव। सही है। चलो बॉइलिंग पॉइंट बताया क्या मैंने, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? पाँच ग्राम लोगे तो 5 ग्राम वाटर ले लिया, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो रहा है। 1 ग्राम वाटर लोगे तो कम में बॉईल होगा क्या, वो भी 100 में ही बॉईल होगा। तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट, इंटेंसिव। सही है। अच्छा अब और क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। चलो चलो चलो, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन है क्या, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स
पर यूनिट वॉल्यूम। चलो पर यूनिट बोल दिया है कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं बोलूँ कॉन्सेंट्रेशन है क्या, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब ट्रिक लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स क्या नंबर पे डिपेंड करेगा ना। तो 5 मोल होगा तो 10 मोल होगा, तो 5 मोल और 10 मोल क्या है, मैटर पे डिपेंड, मैटर का साइज मैटर के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, ये है एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव। अब ट्रिक तो समझ में आ गया, लेकिन कंसेप्चुअली समझ में नहीं आया। जिनके दिमाग में कंसेप्ट का कीड़ा घुसा होता है उन्हें तो समझ में आया नहीं कि क्या करें, कंसेप्ट तो समझना है। तो कंसेप्ट है ये कि देखो कंसेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी 5 ग्राम लो 1 ग्राम लो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। पर यूनिट वॉल्यूम सोच लो 1 लीटर, ठीक है। अब 1 लीटर में 5 ग्राम का जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, 100 ग्राम का भी कितना, 5 ग्राम का जितना 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, 100 ग्राम का भी 1 लीटर में सेम नंबर ऑफ मोल्स रहेगा। समझ में आया? तो यही तो है कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या आ गया, इंटेंसिव। समझ में आया? चलो और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी बाद में आएंगे, फिर भी बोलती हूँ एक बार। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स अपन दी डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम जितना डिसऑर्डर्ड होके रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। अब देखो 5 ग्राम ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 5 ग्राम लोगे तो मैटर क्या है, मैटर का साइज ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है। तो अमाउंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी ज़्यादा होगा, क्योंकि डिसऑर्डरनेस क्या होगा, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगा। ठीक है। अब देखो एक रूम में अगर दो लोग रहोगे, 2 लोग रहोगे या 7 लोग रहोगे, तो डिसऑर्डरनेस किस में रहेगा ज़्यादा, 7 में। 7 रहोगे तो एक साथ खचर पचर करते रहोगे, हाँ। तो 7th रहोगे तो क्या होगा, एंट्रोपी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा मास या ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर मतलब एंट्रोपी भी ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। सही है। अभी बहुत कुछ है, जैसे हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो जब हम उन टर्म्स को पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा इसके बाद, तो जब पढ़ेंगे तब मैं बोल के जाऊंगी कि वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, क्योंकि पहले उन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। तो जब समझेंगे उसके बाद तुम खुद ही रीज़न कर दो, मतलब खुद ही बोल दोगे कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। ठीक है, चलो बहुत हो गया आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे किसके साथ, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वर्क, हीट, ठीक है, और भी जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन सब को लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।